नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए एक नई सीरीज़, एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, जिस श्रृंखला में हम मुख्य तौर पर भारत में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, सरकार जो पुरस्कार वितरित करती है, उन पुरस्कारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पुरस्कार 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सैन्य पुरस्कार और उसके बाद नागरिक पुरस्कार यानी कि सिविलियन अवार्ड्स। तो वीडियो की श्रृंखला की जो शुरुआत हो रही है वो सैन्य पुरस्कारों से हो रही है और इसकी पिछली वीडियो में हमने सैन्य पुरस्कारों के इतिहास पर बात की थी। आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर भारत में जो युद्धकालीन सैन्य पुरस्कार हैं, जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार हैं, यानी कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स पर बात करेंगे। ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कितने होते हैं, इनमें किस तरह के लाभ मिलते हैं, इन अवार्ड्स का डिज़ाइन कैसा होता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरी वीडियो है वो आपके ज्ञान के लिहाज से और आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से, दोनों ही लिहाजों से बहुत ज़रूरी साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूरे विषय के एक बैकग्राउंड की, इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो हमने बात की थी कि भारत में अंग्रेज़ों के काल में ही युद्ध में पुरस्कार देने की शुरुआत हो गई थी। उस समय बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते थे। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इस प्रणाली को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के साथ ही 1947-48 में भारत ने एक युद्ध भी लड़ा। ये युद्ध मुख्य तौर पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था। अब इस युद्ध में ज़ाहिर तौर पर कई भारतीय जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, अदम्य साहस दिखाया था। तो ऐसे में उन लोगों का जो बलिदान था, उस बलिदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को युद्धकालीन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। 3 पुरस्कार शुरू किए गए थे। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो पुरस्कार थे, इन पुरस्कारों की शुरुआत तो 1950 में हुई थी, लेकिन इन पुरस्कारों को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। इसके अलावा ये जो युद्धकालीन पुरस्कार हैं, ये मुख्य तौर पर युद्धकालीन परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब युद्धकालीन परिस्थितियां कौन सी हुई? तो युद्धकालीन परिस्थितियां वो हुई जिसमें सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर ऑफिशियल तरीके से युद्ध डिक्लेयर किया जाता है और हम किसी दुश्मन से युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई जो सैनिक है, कोई जो अधिकारी है, कोई जो अफसर है, वो बेहतरीन प्रदर्शन करता है, वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, तो उसके बलिदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उसे इन 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। और ये जो पुरस्कार हैं, हमने बात की, मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं, यानी कि मृत्यु के पश्चात भी सरकार इन पुरस्कारों को प्रदान करती है। अब प्रदानकर्ता कौन है, कौन देता है ये अवार्ड? तो भारत में सरकार की ओर से ये अवार्ड जो दिया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार को हम अपने नाम में उपसर्ग और प्रत्यय के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये अवार्ड जीता है तो आप ये कह सकते हैं कि आप महावीर चक्र विजेता डैश डैश हैं या फिर आप डैश डैश महावीर चक्र विजेता हैं। तो आप इसको अपने नाम में उपसर्ग या फिर प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ये पुरस्कार प्रदान करने के आधार कौन-कौन से हैं, क्राइटेरियाज़ कौन-कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो कि इसके नाम से भी पता चलता है, वो है दुश्मन की उपस्थिति। यानी कि दुश्मन की उपस्थिति सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो अगर दुश्मन उपस्थित है और युद्ध हो रहा है हमारे बीच में, तो केवल उसी स्थिति में इन 3 अवार्ड्स को प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा दुश्मन की उपस्थिति में थल हो या फिर जल हो या फिर वायु हो, इसमें से किसी भी स्थान पर अगर आप विशिष्ट बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, बहुत बेहतर बहादुरी दिखाते हैं या फिर आत्म बलिदान देते हैं, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा ये अवार्ड जो है वो वर्ष में 2 बार दिया जाता है। इसकी घोषणा जो है 1 साल में 2 बार की जाती है। सबसे पहले इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी को की जाती है और दूसरी बारी आती है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी कि 15 अगस्त के अवसर पर। तो ये तो इसके एक बैकग्राउंड की बात हुई। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है वो किसी भी भेदभाव के आधार पर नहीं दिया जाता, यानी कि पुरस्कार प्रदान करने में हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है।
यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, ये जेंडर डिसाइड नहीं करेगा कि आपको ये पुरस्कार मिलेगा या नहीं। ये इस बात से डिसाइड होगा कि आपने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अधिकारियों और जवानों के बीच में, जो सोल्जर्स हैं, उनके बीच में भी कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हों, चाहे कोई आप बड़े रैंक के ऑफिसर हों, चाहे आप किसी छोटे रैंक के लेवल के सोल्जर हों, उन दोनों को ही समान अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, एक ही जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यानी कि किसी भी आधार पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं की जाती। इसके अलावा अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पुरस्कार है, ये दिया किसको जाता है, किस-किस को पुरस्कार ये प्राप्त हो सकता है। तो ये पुरस्कार मुख्य तौर पर सेना के किसी अफ़सर या फिर सेना के किसी जवान को दिया जा सकता है। ये पुरस्कार नौसेना को दिया जा सकता है, वायुसेना को दिया जा सकता है। अगर कोई आरक्षित बल है, अगर कोई रिज़र्व बल है, उसे भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। ये पुरस्कार किसी प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि सरकार जो है वो किसी कानून के माध्यम से किसी सशस्त्र बल का गठन करती है, किसी आर्म्ड फोर्स का गठन किया जाता है, तो उस आर्म्ड फोर्स के जो ऑफिसर होंगे, जो सोल्जर्स होंगे, जो कर्मी होंगे, उनको भी इस अवार्ड से, यदि वो कोई बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि सेना में हमें बहुत बड़े लेवल पर नर्सिंग स्टाफ भी देखने को मिलता है। अगर सेना के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद है और वो बेहतर प्रदर्शन करता है इस युद्ध के दौरान, तो उसको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा सेना के जो तमाम मुख्यालय होते हैं, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि उन मुख्यालयों में कई सिविलियंस की भी नियुक्ति होती है। तो अगर युद्ध के दौरान उनमें से कोई एक सिविलियन कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन कर देता है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे देता है, आत्म बलिदान दे देता है, युद्ध की स्थिति में भारत की ओर से, भारत की रक्षा करने के लिए, तो उसे भी सरकार द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष बात ये है कि जिस सिविलियन को ये अवार्ड दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं सेना से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये अवार्ड किसी ऐसे सिविलियन को नहीं दिया जा सकता जो कि सेना से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक विशेष बात हो जाती है। इसके अलावा 3 पुरस्कार कौन-कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला पुरस्कार है परमवीर चक्र, दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र और तीसरा पुरस्कार है वीर चक्र। तो ये 3 पुरस्कार हैं जिनकी शुरुआत भारत में 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और इन पुरस्कारों पर विस्तार से एक-एक करके चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र की, इसके एक परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। परमवीर चक्र की बात करें तो ये जो शब्द है, ये मुख्य तौर पर 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सबसे पहला शब्द है परम, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा यानी कि सबसे विशेष, और दूसरा शब्द है वीर यानी कि बहादुर। तो परमवीर का मतलब है कि जो सबसे बड़ा, जो सबसे विशेष बहादुर इंसान है, वो इस पूरे अवार्ड के लिए हकदार होगा, उसे इस पूरे अवार्ड को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र, ये किसी भी भारत के किसी भी सैन्यकर्मी को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यानी कि युद्धकालीन परिस्थितियों में यदि किसी सैनिक को जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जा सकता है, उसका नाम है परमवीर चक्र। और इस पूरे अवार्ड की सबसे विशेष बात ये है कि अब तक केवल 21 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इस पूरे अवार्ड से, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें से 20 लोग जो हैं वो भारतीय सेना से हैं, यानी कि इंडियन आर्मी से हैं, जबकि एक व्यक्ति जो है, एक जो पुरस्कार प्राप्त करता है, वो वायुसेना से है। अब यहाँ आप सवाल ये भी पूछेंगे कि भारत का वो पहला व्यक्ति कौन था जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को मुख्य तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1947-48 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें मुख्य तौर पर 3 नवंबर 1947 के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जब इस अवार्ड की शुरुआत तो 1950 में हुई थी, तो इन्हें 3 नवंबर 1947 को इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया? तो हमने पहले भी बात की थी, इसको बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो अवार्ड है, इन अवार्ड्स की शुरुआत रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से हुई थी, यानी कि पूर्वव्यापी प्रभाव से हुई थी। तो ये अवार्ड अतीत में लागू किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया था। तो शुरुआत तो 1950 में हुई थी, लेकिन अवार्ड दिया 1947 में गया था। तो ये तो इसके एक परिचय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इसके डिज़ाइन पर बात करते हैं कि इसका डिज़ाइन किस तरह का है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो पूरा परमवीर चक्र है, इसका डिज़ाइन गोलाकार है, यानी कि गोल आकृति का होता है
और इसका जो व्यास है वो तकरीबन 35 मिलीमीटर के आसपास होता है। इसके अलावा परमवीर चक्र को कांस्य से यानी कि ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। अब इसके ऊपरी हिस्से की बात करते हैं कि इसका जो ऊपरी भाग है वो कैसा दिखता है। तो इसके ऊपरी भाग पर सबसे पहले हमारा राजकीय प्रतीक यानी कि अशोक चिन्ह मौजूद होता है, और अशोक चिन्ह के ठीक नीचे हमारा जो आदर्श वाक्य है यानी कि सत्यमेव जयते वो मौजूद होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें इंद्र के जो वज्र हैं, जो कि मुख्य तौर पर जो त्रिशूल के आकार के होते हैं, वो भी 4 हमें देखने को मिलते हैं, उनकी 4 कॉपीज देखने को मिलती हैं। इसको एक बार ग्राफिकल तरीके से भी देख लेते हैं। ये परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र के बीच में एक सर्कल बना हुआ है, जिस सर्कल में हमें अशोक चिन्ह देखने को मिलता है, और अशोक चिन्ह के ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और इसके चारों ओर हमें 4 इंद्र के वज्र की कॉपीज देखने को मिलती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आगे का हिस्सा हुआ। अब पीछे के हिस्से में क्या क्या है, तो पीछे के हिस्से में मुख्य तौर पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, दोनों ही भाषाओं में परमवीर चक्र लिखा होता है, और इसके बीच में कमल के 2 फूल होते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच को डिवाइड करने के लिए कमल के 2 फूल मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके रिबन की बात करें तो इसका रिबन मुख्य तौर पर केवल बैंगनी आकार का होता है, बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर यानी कि कुछ इस तरह दिखता है इसका जो रिबन है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर इन अवार्ड्स को डिज़ाइन किसने किया था। तो इन अवार्ड्स को डिज़ाइन करने का जो श्रेय है वो मुख्य तौर पर सावित्री खानोलकर को दिया जाता है, जिन्हें कभी कभी सम्मान पूर्वक सावित्री बाई के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इन्होंने इस अवार्ड को डिज़ाइन किया था। ये तो परमवीर चक्र के डिज़ाइन की बात हुई। अब हम इस पर भी बात करते हैं कि आखिर यदि किसी व्यक्ति को परमवीर चक्र प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि सरकार जिस व्यक्ति को परमवीर चक्र प्रदान करती है उस व्यक्ति को सरकार हर महीने 20,000 रुपए भी देती है, ताकि उस अवार्ड की, उस पूरे पुरस्कार का रख रखाव किया जा सके। इसके अलावा जिस व्यक्ति को ये अवार्ड प्राप्त होता है उस व्यक्ति को तमाम राज्य सरकारों द्वारा भी अलग अलग एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है, एक बार पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कई राज्य सरकारें 1 करोड़ रुपए देती हैं, कई 2 करोड़ रुपए देती हैं, कई 5 करोड़ रुपए देती हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग अमाउंट तय किया गया है। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है, यदि किसी किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु के पश्चात पति या फिर पत्नी को इसकी पेंशन मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति की जो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हो रहा है जिस व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति अविवाहित था तो इसके जो तमाम लाभ हैं वो लाभ उसके माता पिता को मिलेंगे, पेंशन उसके माता पिता को मिलेगी। और यदि उस व्यक्ति विवाहित था और मरणोपरांत उसको ये अवार्ड मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो लाभ हैं वो बेटे या फिर अविवाहित बेटी को दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात और भी है कि इस पुरस्कार में जो भी अमाउंट मिलता है आपको, वो अमाउंट पूरी तरह से टैक्स रहित होता है, कर रहित होता है, यानी कि उस पूरे अमाउंट पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। तो ये भी इस अवार्ड की एक विशेष बात है। इसके अलावा इस अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं को सरकार की ओर से रेल यात्रा में कुछ कंसेशन दिया जाता है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं में भी कुछ कंसेशन मिलता है, जैसे कि सबसे पहले तो आप आर्मी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद भी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर भी आपको जो चिकित्सा बिल है उसमें 30 से 40% तक छूट प्राप्त होती है। इसके अलावा इस अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं को सरकार की ओर से कुछ आवासीय सुविधा, कुछ कंसेशन भी मिलता है। तो ये तो लाभ की बात हुई, ये हमने परमवीर चक्र की बात की। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे अवार्ड पर बात करते हैं। हमारा दूसरा अवार्ड है महावीर चक्र। इसके परिचय की बात करें तो ये भारत में युद्धकालीन परिस्थितियों में दिए जाने वाला दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वीरता पुरस्कार है, और ये दुश्मन की उपस्थिति में दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक कुल 231 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और जो पहला व्यक्ति था जिसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था उस व्यक्ति का नाम था नाइक राजू, और इन्हें 11 जून 1948 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महावीर चक्र को लेकर एक विशेष बात ये भी है कि अभी तक केवल एक ही व्यक्ति ऐसा रहा है जिसे 2 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उस व्यक्ति का नाम था जगमोहन नाथ। इन्होंने सबसे पहले तो 1962 के युद्ध में, जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था, इस युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत की ओर से।
और दूसरे युद्ध यानी कि 1965 में, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें भी भारत की ओर से इन्होंने हिस्सा लिया था और दोनों ही युद्धों में इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसी को देखते हुए इन्हें बार-बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2 बार महावीर चक्र से ये सम्मानित हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और महावीर चक्र के डिज़ाइन पर भी बात कर लेते हैं। तो ये भी मुख्य तौर पर गोलाकार होता है, एक गोल आकृति का होता है और चांदी से निर्मित होता है। इसके अलावा इसके अग्र हिस्से की बात करें, अग्रभाग की बात करें, ऊपरी हिस्से की बात करें, तो वहाँ पर 5 हिस्सों वाला एक स्टार मौजूद होता है, एक तारा मौजूद होता है, जिस तारे के बीच में जो एक गोलाकार आकृति होती है, गोलाकार संरचना होती है, जिस पर सोने की परत चढ़ी होती है, गोल्ड लेयर होती है जिस पे। इसके अलावा ये जो बीच बीच वाला जो गोलाकार आकृति है, उस आकृति में हमारा राजकीय प्रतीक यानी कि अशोक चिन्ह मौजूद होता है और उस अशोक चिन्ह के ठीक नीचे हमारा आदर्श वाक्य यानी कि सत्यमेव जयते मौजूद होता है। अब इसका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका अगला आगे का हिस्सा है जिसके बीच में एक गोलाकार आकृति है जो कि सोने की परत से निर्मित होती है और वहाँ पर ही हमारा अशोक चिन्ह भी मौजूद है। उसके ठीक नीचे हमारा आदर्श वाक्य मौजूद है और उसके चारों ओर 5 भागों वाला एक स्टार मौजूद है। ये तो आगे के हिस्से की बात हुई। पीछे के हिस्से की बात करें तो पीछे के हिस्से में मुख्य तौर पर महावीर चक्र लिखा होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में। इसके अलावा इनके बीच में हमें कमल का फूल देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके रिबन की बात करें तो इसके रिबन में हमें 2 कलर देखने को मिलते हैं। इसमें पहला सफ़ेद कलर होता है और दूसरा नारंगी कलर होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये तो महावीर चक्र के डिज़ाइन की बात हुई। इसके अलावा महावीर चक्र में किस तरह के लाभ मिलते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को सरकार महावीर चक्र से सम्मानित करती है, सरकार उस व्यक्ति को हर महीने 10,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग अमाउंट डिसाइड किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें जैसे 1 करोड़ देती हैं, 2 करोड़ देती हैं, 10 लाख, 20 लाख जो भी राज्य सरकार डिसाइड करती है, वो उस व्यक्ति को एक बार में प्रदान कर दिया जाता है। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत उस व्यक्ति के परिजनों को भी सहायता मिलती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसके जो लाभ हैं, वो उसके परिवारजनों को मिलेंगे। इसके अलावा ये अमाउंट जो है वो भी कर रहित होता है यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इस पुरस्कार के तहत भी सरकार रेल यात्रा में सहायता देती है, सरकार चिकित्सीय सुविधाएँ देती है, सरकार आवासीय सुविधाएँ देती है। तो ये भी इस पूरे अवार्ड की बात हुई, इसके लाभों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में वीर चक्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वीर चक्र के परिचय की बात करते हैं। तो इस श्रृंखला में वीर चक्र जो है वो तीसरे स्थान पर आता है वरीयता के मामले में और ये एक युद्धकालीन पुरस्कार है। हमने पहले ही बात की कि युद्धकालीन मतलब कि दुश्मन की उपस्थिति में दिया जाता है। यानी कि अगर आप दुश्मन की उपस्थिति में बहुत अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हैं तो सरकार आपको इस अवार्ड से सम्मानित करती है और अभी तक सरकार ने तकरीबन 1336 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया है और पहले 3 व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम था मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेलहल, दूसरे व्यक्ति थे ब्रिगेडियर सुखदेव सिंह और तीसरे व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह। तो ये तो 3 लोगों की बात हुई, 3 इसके परिचय की बात हुई। अब वीर चक्र के डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। तो ये भी गोलाकार आकृति का होता है और स्टैंडर्ड सिल्वर से निर्मित होता है, चांदी से बनाया जाता है इसको। इसके अलावा इसके अगले हिस्से में अग्रभाग में 5 सितारों वाला एक तारा होता है, 5 हिस्सों वाला एक स्टार होता है, जिस स्टार में एक गुंबदाकार और उभरा हुआ केंद्रीय हिस्सा भी होता है। सेंट्रल जो पार्ट है वो गोलाकार आकृति का होता है। इसके अलावा वहाँ पर हमें राजकीय प्रतीक और आदर्श वाक्य भी देखने को मिलता है। तो इसके भी एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। तो ये पूरा मुख्य तौर पर वीर चक्र है जिसमें 5 हिस्सों वाला एक तारा मौजूद है और इसके बीच में एक गोलाकार संरचना है, जिस गोलाकार संरचना के बीच में भी एक गोलाकार संरचना है जहाँ पर हमें अशोक चिन्ह देखने को मिलता है और उस अशोक चिन्ह के ठीक नीचे हमारा आदर्श वाक्य है यानी कि सत्यमेव जयते है। और इसके बाद इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें 24 तीलियाँ देखने को मिलती हैं जो कि हमारे अशोक चक्र का रिप्रेजेंट करती हैं, अशोक चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पूरे वीर चक्र की बात हुई। इसके अलावा वीर चक्र के पिछले हिस्से की बात करें तो वहाँ भी वो भी दूसरे अवार्ड्स की तरह ही होता है। यहाँ पर भी सबसे पहले वीर चक्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है और उनके बीच में कमल का एक फूल बना हुआ है।
इसके अलावा इसके रिबन की बात करें तो रिबन मुख्य तौर पर 2 कलरों से मिलकर बना होता है, 2 रंग होते हैं। सबसे पहला है इसमें नीला रंग और दूसरा है नारंगी, यानी कि नीला और नारंगी दोनों रंग इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस पूरे अवार्ड की बात हुई। अब मुख्य तौर पर हम इस अवार्ड के साथ जो लाभ आते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस अवार्ड से सम्मानित होता है, सरकार उसे हर महीने 7,000 रुपए का अमाउंट देती है और ये राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग अमाउंट डिसाइड किए गए हैं तीनों पुरस्कारों के लिए। इसके अलावा मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। मरणोपरांत जो परिजन हैं उनको सहायता मिलती है, परिवार के जो लोग हैं, माता-पिता हैं, बेटी है, बेटा है, इसके अलावा पत्नी है, उन तमाम लोगों को इसकी सुविधाएँ मिलती हैं। इसके अलावा सारा जो अमाउंट है वो कर रहित होता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। साथ ही रेल यात्रा की भी सुविधा मिलती है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इसके अलावा आवासीय सुविधाएँ मिलती हैं और तीनों अवार्ड्स में अगर आप अमाउंट को जमा करते हैं तो सेना की ओर से उस अमाउंट पर 9% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है इन तीनों अवार्ड्स में, परमवीर चक्र में भी, महावीर चक्र में भी और वीर चक्र में भी। तो ये तो बात हुई इन तमाम अवार्ड्स की, युद्धकालीन जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स थे हमने उन पर बात की। सबसे पहले परमवीर चक्र पर बात की, उसके अलावा हमने महावीर चक्र पर बात की और फिर वीर चक्र पर बात की। उनसे जुड़े जो तमाम जानकारियाँ हो सकती थी उन जानकारियों को प्राप्त करने की हमने कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। अब अगली जो वीडियो होगी हम उसमें मुख्य तौर पर जो शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं उन पर बात करेंगे, यानी कि अशोक चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, इस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए और थोड़ा इंतज़ार करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।